अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद आकिब एंड आई विल बी टीचिंग यू साइंस। कैसे हैं आप सब? आज हम एक नया चैप्टर का आगाज कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। बट बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, मैं अक्सर ये सोचता था कि मैं आप लोगों से चैप्टर या कोई भी लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा मैसेज जरूर दिया करूंगा। सो आज आई मेड इट श्योर कि मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपको अपना ये मैसेज कन्वे करूं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, आइदर दे आर एग्जाम्स, टेस्ट हो रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, वट एवर द थिंग इज, आज मैं आपको उसका एक सीक्रेट बताऊंगा, हाउ टू सक्सीड इन दैट, जो कि मैंने खुद आजमाया जब मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट था। दैट इज whenever you start anything, एक तो हम बिस्मिल्लाह तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके साथ आपने हमेशा दरूद पढ़ना है और याद करें इसको और हमेशा पढ़ा करें। आज मैं आपको ये एक छोटी सी की दे रहा हूं दुनिया में हर तरह की कामयाबी पाने के लिए। चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो मेरे प्यारे बच्चों, as I said that we are today starting off with a new chapter, chapter number 9, elements, mixtures and compounds. ये बड़ा fascinating किस्म का चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर we'll explore a very fascinating side of science. अब before I start this lecture, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। आपने अक्सर सुना होगा बुर्जुल खलीफा का, डिफरेंट टावर्स का, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, दे आर ह्यूज। ये किससे बनती हैं? वेरी स्मॉल ब्रिक्स, ये जितना मेरे हाथ का साइज है, इन ईंटों से, इतनी साइज की ईंटों से बनती है ये। और कितनी बड़ी है ये। इसी तरह से हमारा अर्थ इज एक्चुअली मेड अप ऑफ केमिकल ब्रिक्स नोन एज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये जितना आप अर्थ का मैटर देख रहे हैं, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। ये अर्थ का जितना मैटर है, साइंटिस्ट ने, जो कि आज भी और फ्यूचर में भी ये रिसर्च कंटिन्यू रहेगी और वो थ्रू आउट द टाइम कंटिन्यू रही है, उन्होंने डिस्कवर किए देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसकी वजह से अर्थ का ये पूरा मैटर बनता है। That includes even us, animals, trees हो जाए, आप समंदर देख लें, आप लैंड, पहाड़, पत्थर, every single thing that you can see and you cannot even see. Why? Because they are microscopic, is made up of matter, और वो matter किससे बना हुआ है? Small bricks, so chemical bricks, just like a building. एक बिल्डिंग की तरह, जिस तरह से उसको बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, इसी तरह से ये भी एलिमेंट्स वो केमिकल ब्रिक्स हैं जो कि बनाते हैं वो तमाम मैटर। नाउ लुक एट द बोर्ड। ऑलमोस्ट ऑल नोन अर्थ मैटर इज मेड अप ऑफ 120 डिफरेंट केमिकल ब्रिक्स। ये ब्रिक्स का मैं जो रेफरेंस दे रहा हूं, ये मैं आपको उसी चीज का रेफरेंस दे रहा हूं। जैसे बुर्जुल खलीफा एक इतनी सी ईंट से बना हुआ है, इसी तरह से ये तमाम मैटर, अर्थ का मैटर जो है, इन केमिकल ब्रिक्स से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं elements. Exactly. Now, the second most important feature of elements is elements are made up of atoms and each element contains only one kind of atom या atoms. ठीक है? Now, एक element है, उसके अंदर उसी का specified element के अंदर उसके अंदर एक atom होगा, कोई और atom नहीं होगा। ये मैं आपको मजीद वेरीफाई भी करूंगा और मजीद आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक दैट आई एम ट्राइंग टू टीच यू टुडे। ठीक है, लेकिन अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट क्या था कि तमाम अर्थ, द एंटायर अर्थ इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 120 डिफरेंट एलिमेंट्स। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ द टाइनीएस्ट नोन पार्टिकल्स that are called atoms, और ये एटम एक ही तरह के होते हैं हर एलिमेंट में, कोई डिफरेंट नहीं होंगे। Now, how do we define अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? व्हाट्स द डेफिनेशन?
Look at the board. An element is a chemical substance that cannot be broken into simpler substance. एक एलिमेंट जो है उसको हम डिफरेंट आगे फर्दर तोड़ नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल कार्बन. कार्बन इज एन एलिमेंट. मैं कार्बन को तोड़ के ऑक्सीजन नहीं बना सकता, मैं कार्बन को तोड़ के हाइड्रोजन नहीं बना सकता. सो कार्बन जो है वो एक सिंगल एलिमेंट है, वो कार्बन के एटम से ही बना हुआ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. I'll give you another very interesting example when you move on to the next board. But अब ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका पीछे रीजन क्या है, इस डेफिनेशन के पीछे वो क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है. द कॉन्सेप्ट इज कि हम एक एलिमेंट को एक तो सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते, और उसका रीजन क्या है, दैट इट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल, उसी टाइप के वही एटम्स होते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते. सो नाउ यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्स. रिमेंबर, एलिमेंट्स की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है और आपसे रीजन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई वी कैन नॉट break elements into simpler substances. All right? Now, let's go to the second board. So, starting off now again with elements, scientists ने जो naturally occurring elements हैं वो दरियाफ्त किए, डिस्कवर किए. जिन्होंने जो डिस्कवर किया, जो एलिमेंट डिस्कवर किया, उसका जो नाम रखा उन्होंने, उसका सिंबल उस साइंटिस्ट के नाम से उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया. Now, how many elements are naturally occurring on Earth? They are 90. बाकी के जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, they have been made in lab by scientists. इधर मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूं. That is going to be your favorite example. आयरन मैन के अंदर आपने देखा होगा that Tony Stark actually अपनी लैब के अंदर एक नया एलिमेंट क्रिएट करता है. या एग्जैक्टली, आई नो, आई कैन फील योर एक्साइटमेंट ओवर हियर, बट यस, he actually created an entire element inside his lab. इसी तरह से there are scientists who are working throughout the world जो नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रहे हैं और उन पे एक थ्योरीज को डेवलप कर रहे हैं. And for that very reason, most of the scientists have also been awarded the highest award known as the Nobel Prize. उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ इस चीज के लिए. Now, getting back to the topic. अब 90 एलिमेंट्स हैं और उन 90 एलिमेंट्स को हम जब स्टडी करते हैं तो हम एक तो उनका नाम से उसको याद रखते हैं. नंबर 2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, in order to have a better understanding of the structures, the chemical structures स्पेशली, हमने उनको रिप्रेजेंट किया सिंबल्स के थ्रू. अब बोर्ड के ऊपर देखें, देयर आर सम एलिमेंट्स राइट नाउ रिटन डाउन और उनके साथ साथ उनके सिंबल्स भी लिखे गए हैं. लुक एट द बोर्ड नाउ अगेन. जैसे सल्फर है, सल्फर का सिंबल क्या है? एस. मर्करी है, उसका क्या सिंबल है? अ कैपिटल एच एंड जी. आयरन Fe. सिल्वर A and G. मैग्नीशियम M and G. इसी तरह से मैंने बाकी के भी लिखे हैं, इसको नोट डाउन कर लें. नाउ ये आपकी किताब के अंदर भी मेंशन है वैसे. सो रिमेंबर वन थिंग कि दिस इज द टाइम व्हेन आई वुड एक्चुअली वांट यू टू मेमोराइज देम. इनको याद करें. और देयर इज नो सेकंड वे अबाउट इट कि आपको ये याद ना करने पड़े, ये जरूरत ना पड़े. अगर तो आपको ये याद ना हुए तो you would never be able to understand how scientists are trying to actually explain you कि let's say कार्बन है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है. सो ये जो कार्बन का केमिकल स्ट्रक्चर है, इसको समझने के लिए अब कार्बन की मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देनी थी, जैसे मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. कार्बन की एक मिसाल है डायमंड. Now, diamond is actually made up of a single element that is known as carbon. अब एक और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कार्बन की, वो है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट भी किससे बना हुआ है? कार्बन से. अब
अब आपने जरा गौर करना है, अब जरा किताब को थोड़ा सा जरा साइड पे करते हैं इसको, ठीक है, एंड नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू एक्चुअली एक्सप्लेन टू यू अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है। एक मैंने आपको एग्जांपल दी डायमंड की और एक मैंने आपको एग्जांपल दी ग्रेफाइट की। दोनों किस चीज से बने हुए? कार्बन से। क्या एलिमेंट है? कार्बन, बोथ ऑफ देम। मगर डायमंड क्या है? अब इसकी नेचर मैं आपको बता दूं दैट दिस इज नोन टू बी द हार्डेस्ट रॉक ऑन प्लैनेट। ग्रेफाइट ऑन द अदर हैंड, उसके मुकाबले में आप उसको शायद हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन डायमंड को तोड़ने के लिए आपको डायमंड ही चाहिए होगा। देयर इज नो अदर सब्सटेंस दैट यू कैन यूज टू कट डायमंड्स। डायमंड बेसिकली डायमंड ही काट सकता है, मगर डायमंड हर चीज को काट सकता है, इतना हार्ड है ये जो आप अक्सर देखते हैं, जो टनल्स बाहर अब्रॉड, इंग्लैंड, यूके, अमेरिका बनते हैं और बहुत इंटेंस किस्म की ड्रिलिंग होती है, बहुत टफ किस्म के माउंटेन्स के थ्रू, उनके अंदर जो ड्रिल्स यूज होती हैं, जो ड्रिलिंग मशीन्स हैं, उनकी जो टिप्स होती हैं, उसके ऊपर भी डायमंड होता है। सो इट इज ऑल्सो यूज इन ड्रिलिंग मशीन्स so that it can actually cut through rocks. Now, अब आप जरा गौर करिएगा और सोचिएगा इस बारे में that एक तरफ कार्बन जो है it is known to be the hardest rock on planet, और दूसरी तरफ it's a very simple element एक फॉर्म में जिसको कहते हैं ग्रेफाइट, जिसको आप हाथ से भी तोड़ दें। That's how simple it is. कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर दो ऐसी नेमतों से नवाजा, एक तरफ ग्रेफाइट और एक तरफ डायमंड। वन विच केम आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट रॉक एंड इट ऑल्सो इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रॉक एज वेल, और दूसरी तरफ ग्रेफाइट है जो कि आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड इट्स वेरी चीप, बहुत सस्ता है ये। लेकिन डायमंड कैन बी इन टू मिलियंस और बिलियंस इवन। मैं रुपीस की बात कर रहा हूं, and sometimes it's also in dollars as well. ये इतना महंगा है। Now, getting back to the board. So ये जितने मैंने आपके सामने इस वक्त एलिमेंट्स लिखे हैं, आगे इनके साथ लिखा है सिंबल, ठीक है? I want you to actually memorize this, क्योंकि ये आगे आपको एक्सप्लेन करेगा और आपको बताएगा कि क्या स्ट्रक्चर है, वो क्या ऐसा स्ट्रक्चर है डायमंड के अंदर कार्बन का जिसकी वजह से इट टर्न्स आउट टू बी द हार्डेस्ट नोन रॉक, और ग्रेफाइट के अंदर क्या स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इट टर्न्स आउट टू बी अ वेरी सॉफ्ट रॉक। दैट इज द रीजन कि जब तक उसको आप सिंबल से डोनेट इसको रिप्रेजेंट करके आप नहीं लिखेंगे, तब तक आपको उसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। सो यहां पे आपने फुल स्टॉप लगाना है कि आपको बस सिर्फ अभी सिंबल्स याद करने हैं। आगे जैसे जैसे आप एडवांस करते जाएंगे, आप ग्रेजुअली यू लर्न कि हाउ वी यूटिलाइज दीज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। और हम इनको जब जोड़ते हैं, ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, तो उनका फिर स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है। आई होप आपको ये सारा समझ आ रहा होगा। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड बोर्ड। Again, another fascinating topic, metals and non-metals. जब हम metals and non-metals की बात करते हैं, तो we talk about the difference between a metal and difference between a non-metal. इन दोनों में फर्क क्या होता है? एक metal है और एक non-metal है। Now, metal खास तौर पे, अब जरा बोर्ड की तरफ देखिएगा, फिर मैं आपको point to point अब आपको इसको explain करूंगा। Metals are hard solids, whereas non-metals, usually gases, liquids and solids, are not as hard as metals. They are soft, they are light. Metals जो होते हैं वो जरा हार्ड होते हैं in nature, whereas non-metals जो हैं वो gases भी हो सकती हैं, liquids भी हैं और solids भी हैं, and compared to metals they are less heavy and they are very less dense as well. इसकी second difference देखें, conducts heat and electricity, whereas non-metals are poor conductor of heat and electricity, but good insulators. Now, this is a very important point. हम सबको पता है that metals are actually very good conductors of heat and electricity. आपकी जो बिजली की तारें हैं कॉपर से जो बनती हैं, कॉपर क्या है? मेटल है।
लेकिन उसको इंसुलेट करने के लिए हम कौन सा सॉलिड यूज करते हैं? एक रबर यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट्स अ गुड इंसुलेटर। Insulators are basically poor conductors of heat and poor conductors of electricity. कंडक्टर का मतलब यह है कि वो कंडक्ट कर रहा है, पास थ्रू कर रहा है, अलाउ कर रहा है पास थ्रू होने के लिए हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। इंसुलेटर क्या है कि इट डज नॉट अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। आप क्या लकड़ी के अंदर से करंट गुजार सकते हैं? नो। आप मेटल में से गुजार सकते हैं? यस। So that means metals are good conductors of heat and metals are good conductors of electricity. Whereas non-metals are used actually as insulators. क्योंकि ये poor conductor हैं heat के भी और poor conductor हैं electricity के भी. Look at the board. High boiling and melting point, whereas non-metals mostly have low melting and boiling point. Melting का मतलब ये होता है कि एक सॉलिड को आपने मेल्ट किया है टू लिक्विड। बॉइलिंग क्या होती है कि वो गैस के अंदर कन्वर्ट होने लगा। अब यहां पे एक मिसाल देता हूं मैं आपको। कॉपर वायर जब बन रही होती हैं तो दे गो थ्रू फर्नेसेस। फर्नेस क्या होती है? ये एक तरह का एक अवन है, एन इंडस्ट्रियल अवन आप उसको समझ लें, जिसके अंदर टेम्परेचर स्टार्ट फ्रॉम 200 डिग्री सेल्सियस एंड कैन गो ऑल द वे अप टू 5000 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर से जब कॉपर गुजरता है तो वो एक सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, जब बाहर आता है तो वो मोल्टन होता है। मोल्टन यानी कि मेल्ट हो चुका होता है। अब आप उस कॉपर को जिस मर्जी फॉर्म में, जिस मर्जी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। अब आप मुझे यह बताएं, पानी, वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? किस टेम्परेचर के ऊपर यह जाके बॉयल होना शुरू हो जाता है? दैट्स 100 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये तो आप किचन के अंदर भी पानी को बॉईल कर देते हैं। आपके अगर किचन में केटल है उसके अंदर भी ये पानी बॉईल हो जाता है। बट क्या आप किचन के अंदर खड़े होकर कॉपर को मेल्ट कर सकते हैं? नेवर। आपको इतना इंटेंस टेम्परेचर चाहिए होता है कि आप उसको मेल्ट कर सकें। आयरन ओर्स, ओर्स का मतलब यह कि आयरन को जब एक माइनिंग की जाती है, आयरन को निकाला जाता है, तो उसको जब मेल्ट करते हैं तो अगेन देयर आर वेरी हाई टेम्परेचर्स। सो it's a proven fact that all metals have very high melting and boiling points, whereas non-metals have low melting and boiling point. Look at the board. Dense and heavy feels light and less dense. A non-metal. अब metal जो है वो इसका boiling point ज्यादा होना, इसका melting point का ज्यादा होना इसलिए होता है क्योंकि ये dense है। Density का मैंने आपको क्या बताया था कि वो हर क्यूबिक सेंटीमीटर में उसका मास ज्यादा होता है, वो ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा होता है। दैट इज वाई। इधर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। सर्टेन मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है इवन इन मेटल्स। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 1 किलो गोल्ड उठाना है या 1 किलो आयरन उठाना है, अब मैं अगर तो इसको कंपेयर करूं कि मेरे राइट हैंड में 1 किलोग्राम ऑफ गोल्ड है और मेरे लेफ्ट हैंड में 1 किलोग्राम ऑफ आयरन है, तो मैं इसको बहुत इजीली उठा रहा हूंगा, लेकिन ये मेरा हाथ ऐसे एकदम नीचे गिरेगा। हो सकता है कि मेरा हाथ उठा ही ना सके उसको। दोनों मैंने कितने आपको वेट बताए हैं? 1 किलोग्राम। लेकिन गोल्ड इसलिए हैवी होता है क्योंकि ये ज्यादा डेंस है मेटल्स के अंदर भी। सो गोल्ड इज अगेन अ मेटल जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी है मेटल के अंदर भी। लेकिन नाउ अब एक लकड़ी है, अब मैं एक लकड़ी को उठाता हूं 1 किलो की और 1 किलो आयरन उठाता हूं। आयरन का वेट आपको ज्यादा फील होगा, हालांकि दोनों का वेट इक्वल है, 1 किलोग्राम है, लेकिन लकड़ी जो है वो जरा लेस डेंस है, उसकी डेंसिटी कम है। तभी आयरन चूंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए आपको ज्यादा हैवी लगेगा। एंड दैट इज द रीजन गोल्ड की जो डेंसिटी होती है, इसका ये जो हैवीनेस है, और चूंकि इट्स वेरी शाइनी and it's very rare, it comes in a yellow color, it is again very expensive metal and it is traded worldwide in a form of currency. ये currency की फॉर्म है, पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड भी हो रहा होता है। So these are the interesting facts about metals and non-metals. आगे दोबारा बोर्ड की तरफ देखिए। Sonorous, a metal, not a sonorous. Now, इसका मतलब यह होता है
ये टर्म निकली हुई है सोनार से। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में एक आयरन की एक छोटी सी एक स्टिक है, एन आयरन स्टिक। अब आप इसको अगर किसी हार्ड सब्सटेंस के साथ या किसी भी हार्ड चीज के साथ या एक टेबल के साथ मारेंगे इसको, तो आपको एक साउंड प्रोड्यूस होती है। उसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, जबकि आप लकड़ी को मारेंगे तो एक साउंड वो आपको फील नहीं होगी। आप गाड़ी को जाके थोड़ा सा आपने बस सिर्फ इस तरह करके देखना है, तो आप देखेंगे उसकी एक डिफरेंट साउंड है। आपकी गाड़ी चूंकि अगेन इट्स मेटल, वो मेटल से बनी हुई है, लेकिन अगर आप दीवार के ऊपर जाके करेंगे इसी तरह से एक डिफरेंट साउंड होगी। सो मेटल्स आर sonorous whereas a non-metal is not sonorous. Look at the board. Now comes the topic, what is an atom, जिसका हम अभी इसी लेक्चर के अंदर बेतहाशा जिक्र करते आ रहे हैं कि एटम होता क्या है। Now atom is the tiniest known particle of an element. एलिमेंट्स जो हैं वो बने होते हैं द टाइनिएस्ट नोन पार्टिकल नोन एज एटम्स। लेकिन एटम्स के अंदर भी देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइनिएस्ट अगेन पार्टिकल्स जिसकी वजह से एक एटम बनता है। वो क्या क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। ये तीनों याद रखिएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये इन तीनों की मदद से आपके सामने एक एटम बनता है। नाउ बोर्ड की तरफ जरा देखिएगा, प्रोटॉन्स का नेचर क्या है, इनका नेचर क्या है? ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। न्यूट्रॉन्स आर नेगेटिव इन नेचर, बट अगेन इसके ऊपर भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स हो सकता है नेगेटिव ना हो, इन पर कोई चार्ज ना हो। न्यूट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल ई और अ स्मॉल ई आर नेगेटिव इन नेचर। सो इन तीनों की मदद से बनता है एक एटम। अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं। नाउ अब आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है एक एटम का, जो कि आपकी बुक में भी बना हुआ है। अब जरा बुक को भी सामने रखिएगा और अब बोर्ड की तरफ भी देखिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एटम अपने आप को एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है वो किस तरह से करता है। इसके सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है अगेन इट्स अ वेरी अनस्टेबल एलिमेंट। ये बहुत अनस्टेबल होता है, वो इसलिए क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं है, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट को क्या चीज कर रही होती है? इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी हाई स्पीड में प्रोटॉन के इर्द गिर्द इसी तरह से घूम रही होती है, और ये जो इसका जो घूमना होता है दैट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देता है। नाउ लुक एट द बोर्ड। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, दिस इज द न्यूक्लियस, और उसके इर्द गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। There are 2 electrons in the first shell of this atom. This is a simple structure of an atom for you to understand. इसके इर्द गिर्द ये ऑर्बिट होता नहीं है, लेकिन हम इसको समझने के लिए ये एक ऑर्बिट बना लेते हैं। ये इसका एक ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट को बेसिकली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इतनी हाई स्पीड पे स्पिन कर रहा होता है दैट इट फॉर्म्स अ क्लाउड। साइंटिस्ट ने जब इसको देखा था, एक स्पेशल माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको सर्च करिएगा गूगल के ऊपर कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपको फिर पता लगेगा कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ मशीन जिसके थ्रू आप एटम तक को मैग्नीफाई कर सकते हैं और आप अपनी आंखों से एक एटम को भी देख सकते हैं। अदरवाइज neither our eyes or a simple microscope has got that kind of a magnification power जिसके ऊपर आप एक एटम देख सके। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से साइंटिस्ट ने जब एटम को स्टडी किया तो उन्होंने क्या देखा था कि एक सेंटर में कोई क्लाउड सा है जिसके ऊपर कोई एक डिफरेंट चार्ज है। वो उनको कैसे पता लगा था? थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, कि उसके अंदर चार्जेस है, उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है। और एक और बड़ी एक अजीब सी इसके अंदर एक चीज है जिसको उन्होंने न्यूट्रॉन बाद में
कहा कि एक न्यूट्रॉन भी होता है और एक प्रोटॉन भी होता है। अब इसके इर्द गिर्द ये क्लाउड क्या बना हुआ है, ये क्या चीज है? वो जब उन्होंने मैग्नीफाई करके उसको, जब तस्वीर उनके सामने आई तो उन्होंने देखा दिस वाज वेरी टाइनी पार्टिकल, ये घूम रहा है बड़ी स्पीड पे, इसने तो क्लाउड बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नाउ बिफोर आई एंड द लेक्चर, आपने क्या करना है, अगेन एज आई ऑलवेज से, मैं हमेशा इस चीज को रिपीट करता हूं कि जब ये लेक्चर खत्म हो आपने इसको किताब से पढ़ना है एक दफा। नंबर 2, व्हाट यू गोइंग टू डू इज यूज गूगल या यूट्यूब पे जाएं और देखें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एटम कैसा लगता है, उसकी पिक्चर्स देखें, सिंबल्स जाके देखें, एलिमेंट्स देखें कि एलिमेंट्स की यूजेस क्या क्या है, एलिमेंट्स कहां कहां पे यूज हो रहे हैं। जैसे क्रोमियम है, क्रोम की मदद से, ये क्रोमियम अगेन उसकी जो शॉर्ट फॉर्म हम आजकल जो अपनी जुबान पे लेके आते हैं वो है क्रोम, कि ये क्रोम लगा हुआ है। अक्सर गाड़ियों के सामने जो ग्रिल होती है उसके ऊपर क्रोम लगा हुआ होता है। अगेन ये मेटल कहां पे किस तरह से यूज होता है, मर्करी है वो थर्मोमीटर्स के अंदर यूज होती है। सो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अगेन द लाइटेस्ट नोन मेटल, उससे क्या बनते हैं, जहाज बनते हैं। इनके यूजेस को पढ़ें और उनको समझें। Again, the lecture is going to end here now, and I want you to study all this, read all this from your book. Before you get up from your chair, आपने पढ़ के उठना है इस जहां तक आज आपको मैंने पढ़ाया है। I'll guarantee you again कि आपके साथ जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे जो भी fill in the blanks पूछा जाएगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, you will answer them in a jiffy. And you will enjoy answering that. And I'll again guarantee you कि आपके 100 out of 100 marks ही आएंगे. Just follow how I'm guiding you. और जो मैंने आज आपको लेक्चर शुरू करने से पहले एक ट्रिक बताई थी, a very tiny key that takes hardly 18 to 15 seconds. और वो आपकी मदद किस चीज में करेगी? It'll help you succeed in this entire world and also later on as well. इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहां पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।